दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज सुबह जब मैंने अपना सेल फोन उठाया, तो मैंने देखा कि मेरे 2 दोस्तों ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेज रखा है। उत्सुकतावश वीडियो क्लिप खोला, देखा और सुना। मैं थोड़ा चौंका। बजाय इसके कि मैं उसके ऊपर यकीन करता, मैंने तकनीकी रूप से निपुण अपने एक मित्र को वो वीडियो क्लिप भेजा इस अनुरोध के साथ, ज़रा वो उसकी जाँच कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो क्लिप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार किया गया हो, लोगों को भ्रमित करने के लिए या किसी किस्म का छल करने के लिए। थोड़ी देर बाद जाँच-पड़ताल की खबर आई कि नहीं, वीडियो क्लिप असली है। अब चूँकि वीडियो क्लिप असली साबित हो चुका था, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है वीडियो क्लिप। और इस क्लिप की जो सामग्री है, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। उसका जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, उसको साफ किया जाना चाहिए और मैं नई परख के दर्शकों के साथ भी उसको साझा करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप है 21 दिसंबर 2025 का, यानी इसी महीने का। आज तारीख है 24, 21 तारीख का ये वीडियो है। वीडियो की जगह है मध्य प्रदेश का हरदा नामक एक जिला। नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए इस जिले को पहले होशंगाबाद संभाग के तहत माना जाता था। आजकल इसे नर्मदापुरम संभाग के तहत कहा जाता है। इस क्लिप में एक मीटिंग हो रही है, उसके मंच का दृश्य है। मंच पे जो मीटिंग का संचालक है, वो वक्ता को बोलने के लिए बुलाता है। फिर एक अधेड़ उम्र के सज्जन, जिनकी बड़ी-बड़ी मूछें हैं, वो मंच पर आते हैं, उनको माइक दिया जाता है और वो बोलना शुरू करते हैं। बस वीडियो इतना ही बड़ा है, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। बड़े जोश में बोल रहे हैं, बहुत ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें बोलने का उन्हें पूरा अभ्यास है। अब आप सुनिए उन्होंने जो कहा। सुनील भाई ने आज हृदय नगरी हरदा में जो आंदोलन खड़ा किया है, सुनील भाई ने आज हृदय नगरी हरदा में जो आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, वीर जवानों उठो। अब वह समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाएं जनता के मुद्दे, भाड़ में जाएं वो माताएं बहनें, भाड़ में जाएं वो युवा, भाड़ में जाएं पढ़े लिखे, हमें किसी से मतलब नहीं। इसी जगह दोस्तों वो वीडियो समाप्त हो जाता है। जो सज्जन भाषण दे रहे हैं वो अपना परिचय क्या दे रहे हैं? हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद। जिस पोडियम पर खड़े हुए वो भाषण दे रहे हैं, उस पोडियम पर करणी सेना के संगठन का चिन्ह लगा हुआ है। जाहिर है कि जिस मीटिंग का वो वीडियो है, वो एक उग्र हिंदूवादी संगठन की मीटिंग है। करणी सेना का पोडियम है। बोलने वाले सज्जन हिंदू महासभा के नेता हैं और वो अपना परिचय दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, और साथ में विद्यार्थी परिषद का नाम भी जोड़ रहे हैं। अब विद्यार्थी परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। तो एक अजीब तरह की आपको हिंदुत्ववादी कॉकटेल इस मंच पे आपको दिखाई पड़ती है। और जो अपील की जा रही है, जो आह्वान किया जा रहा है, वो जबरदस्त रूप से हिंसक है। वो चुनावी राजनीति करने वाले हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति करने वाला हिंदुत्ववादी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसे जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब इस तरह के कार्यक्रमों का पता चलता है, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? पहले तो वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जब जोर दिया जाता है कि भाई आप इस वक्त बताइए, कुछ कहिए, ये तो सीधे सीधे हिंसा का आह्वान हो रहा है,
सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हमें हर हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े, किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए पढ़े लिखे, हमें किसी से मतलब नहीं। ये ना तो उन्हें बेरोजगारी से मतलब है, न ही स्त्रियों की हालत से मतलब है, स्त्री सुरक्षा का प्रश्न उससे उन्हें कोई नाता नहीं है। और साथ में वो कह रहे हैं हमें हमारी सरकार बनानी है। तो फिर दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में है किसकी सरकार? दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपने आप को, जिसका लक्ष्य है हिंदू एकता कायम करना, और उसका हर कदम, हर तरह की राजनीति हिंदू समाज की एकता के लिए, जैसी एकता को वो चाहते हैं कि एकता हो, उस एकता को हासिल करने के लिए होती है। लेकिन ये एक हिंदू नेता हिंदू संगठन द्वारा आयोजित सभा के मंच पर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। ये सब क्या है? इस पूरे मसले को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस देश में बहुत से हिंदू संगठन हैं। हिंदू संगठनों का इस देश में जाल फैला हुआ है, और पिछले 11 साल में इन संगठनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है। ये संगठन कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हों, ये संगठन कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक रूप से अंग हों, लेकिन देश में ज्यादातर जगह भाजपा की सरकारें हैं, और ये सरकारें लगातार इन संगठनों को शह देती हैं। इनके कार्यक्रमों पर किसी किस्म की रोकथाम नहीं होती, इनकी कही गई बातों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, इन संगठनों द्वारा की गई हरकतों के खिलाफ पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। हालांकि तकनीकी रूप से ये संगठन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग नहीं है। जब बहुत जोर डाला जाता है और जरूरत सिर पे आ जाती है, तो भाजपा और संघ की तरफ से ये कह दिया जाता है कि भाई इन संगठनों से हमारा कोई नाता नहीं। अरे भाई, आपका कोई नाता नहीं है, लेकिन आप तो सरकार में हैं। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की हिंसा की अपील की जा रही है, बम कांड करने तक का दावा किया जा रहा है कि हम बम कांड करने के लिए भी तैयार हैं, और दिल्ली में बम कांड करने के लिए तैयार हैं। और युवाओं से कहा जा रहा है कि वो वीर जवानों, उठो, संघर्ष करने का वक्त आ गया है, आओ चलो दिल्ली में बम कांड करें और पैसे का अंबार लगा दें। इन सब कामों के लिए जितना पैसा खर्च होगा उसके लिए भी हम तैयार हैं खर्च करने के लिए। ये विशुद्ध आतंकवादी किस्म की भाषा है। आतंकवादियों को क्या चाहिए? आतंकवादियों को पैसा चाहिए अपनी गतिविधियां आयोजित करने के लिए। आतंकवादियों के पास एक योजना होना चाहिए जिससे वो बम कांड कर रहे हैं। आतंकवादियों का कोई भी संबंध जनता के मुद्दों से नहीं होता है। वो स्त्रियों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इन सब चीजों से, पढ़े लिखे लोगों के मुद्दे जो बेरोजगारी से जुड़े होते हैं, इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता आतंकवादियों का। बिल्कुल आतंकवादियों की भाषा बोलते हुए एक मंच के ऊपर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। किसी किस्म की कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। दरअसल होता क्या है कि इस प्रकार के संगठन लगातार इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं, पुलिस की शह से और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की शह से, जिससे पूरे देश में एक अल्पसंख्यक विरोधी माहौल बना रहता है। और इस प्रकार का संदेश भी जाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी तो है, लेकिन ये उतनी हिंदुत्ववादी नहीं है जितनी हिंदुत्ववादी होनी चाहिए। यानी इसको मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और गैर हिंदू समुदायों और मजहबों के खिलाफ और भी ज्यादा कड़ा रवैया अख्तियार करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भी जाता रहता है। और इन संगठनों के मुकाबले रखकर जब समाज भाजपा की सरकार को तौलता है, तो पाता है कि भाजपा की सरकार तो इनके मुकाबले बड़ी नरम है। तो लोग संतोष की सांस लेते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा ही है, भाजपा की सरकार कायम है, इन संगठनों की सरकार यहां पर कायम नहीं है। इस तरह का भी माहौल बनता है। अब ये सारे संगठन मिलाकर एक
एक नैरेटिव बनाते हैं, यानी आप लोगों को एक विचारधारात्मक कहानी फैलाते हैं और वो कहानी क्या करती है? ये कहानी कुछ खास तरह के मुद्दों को रेखांकित करती है। जैसे पहला मुद्दा क्या होता है? हिंदू खतरे में है। ये इन लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम का बहुत पुराना नारा है, इस्लाम खतरे में है। इन लोगों का नारा हमेशा रहता है उसी तर्ज पर कि हिंदू खतरे में है। इसके लिए वो तरह-तरह के तर्क देते हैं। हिंदू आबादी, संस्कृति और राष्ट्र खतरे में है। मुसलमान लोग आबादी का जिहाद चला रहे हैं, यानी बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा कर बहुमत बनाने की, बहुसंख्यक बनने की योजना पे काम कर रहे हैं। और जो ईसाई मिशनरी हैं, वो हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी का धर्म बदल बदल देना चाहते हैं, उन्हें ईसाई बना देना चाहते हैं। पूरी तरह प्रोसेलिटाइज़ेशन की, मज़हब बदलने की, पूजा पद्धति बदलने की चारों तरफ से मुहिम चली हुई है और इस तरह से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। और 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत से हिंदुओं के बीच में ये डर पैदा किया जा रहा है कि वो जल्दी ही अल्पसंख्यक बन जाएँगे। इस बात को अभी 150 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक हिंदू अल्पसंख्यक बनने से सैकड़ों मील दूर हैं, लेकिन ये अभियान हिंदू संगठनों का लगातार जारी है। एक दूसरी मुहिम चलाई जाती है लव जिहाद। लव जिहाद में लोगों को ये समझाया जाता है कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कर देते हैं। ये दक्षिण भारत से ये हिंदू जिहाद वाला फ़िक्रा शुरू हुआ था, फिर इसकी बाकायदा जाँच की गई, कर्नाटक से शुरू हुआ था, बाकायदा जाँच की गई, इसके ऊपर आयोग बैठा, सबने पाया कि लव जिहाद नाम की कोई भी परिघटना समाज में नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी ये सब साबित हो चुका है कि लव जिहाद पूरी तरीके से गढ़ा गया फ़िक्रा है, पूरी तरह छल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको लगातार जारी रखते हैं। इन लोगों का कहना ये है कि मुसलमान मुख्य तौर पर लंपट होते हैं और इनका एक ही काम है, ये हिंदू महिलाओं को बुरी नज़र से ये देखते हैं। इसके बाद एक और फ़िक्रा है घर वापसी। घर वापसी का क्या मतलब है कि जिन हिंदुओं ने अपना धर्म बदल लिया है, यानी जो ईसाइयों या ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं, उनको दोबारा हिंदू बनाना। ये पूरा मामला इन्होंने आर्य समाज से लिया है। आर्य समाज ने जो शुद्धि का आंदोलन चलाया था, उसी से। मुख्य तौर पर ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है, ये आदिवासी और दलित क्षेत्रों में ज़्यादा चलाया जाता है। एक और अन्य मुद्दा है गोरक्षा। किसी भी मुसलमान के ऊपर आरोप लगा देना कि ये बीफ खाता है या ये बीफ बेचता है या ये गायें काटता है या जो मवेशी ले जा रहा है दरअसल ये गायें हैं, फिर उनके ऊपर हमला कर देना, उनको लिंच करना, उनको पीट-पीट कर मार डालना, ये बिल्कुल एक आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में दादरी में अखलाक की हत्या हुई थी ये कहकर कि उसके फ्रिज में गोमांस रखा हुआ है। बाद में साबित हुआ कि वो गोमांस नहीं है, वो बकरे का मांस है, ये साबित हुआ। अब उत्तर प्रदेश की सरकार अखलाक के हत्यारों के ऊपर से मुकदमा वापस लेना चाहती है। इसके लिए उसने अर्जी लगा रखी है अदालत में, हालाँकि अदालत ने अभी उस अर्जी को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन सरकार की अपनी पूरी तैयारी है कि उनको वापस बुला लेना। इसके बाद में एक और फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाता है नैरेटिव चलाने के लिए कि मुसलमानों और ईसाइयों की तरफ से, ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ से घुसपैठ हो रही है सारे देश में। सीमाओं से मुसलमान घुसपैठ करके अंदर घुसे घुसे आ रहे हैं। इस फ़िक्रे का इस्तेमाल एसआईआर करने के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालाँकि अभी तक चुनाव आयोग, बिहार में एसआईआर पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी चुनाव आयोग बता नहीं पाया है कि वहाँ कितने घुसपैठिए उसे मिले। इसके बाद ये बहस करना कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जैसे ही आप कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वैसे ही बहस यहाँ पे आ जाती है, अच्छा अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो उसको संविधान में क्यों ना लिख दिया जाए?
और इस बात को कई तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी हवा देते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसको संविधान में लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये कहने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? ताकि लगातार ये बहस चलती रहे कि संविधान में लिखना जरूरी है या संविधान में लिखना इसको जरूरी नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, ये एक तथ्य के रूप में पहले मान लिया जाए। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि संविधान में ये पंक्ति लिखी जाए या न लिखी जाए। इस तरीके से एक पूरा दूसरा माहौल बनाया जाता है। उसके बाद में सोशल मीडिया का जम के इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में फेक न्यूज चलाए जाते हैं, फेक वीडियोस का इस्तेमाल होता है, फेक मीम्स का इस्तेमाल होता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन लगातार हिंदू जागो मुहिम चलाते रहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर नफरती वक्तव्यों को देना, हेट स्पीच देना और इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी करना, ये आमतौर पर एक रोजमर्रा का चलन हो गया है। 2024 में 1165 हेट स्पीच की घटनाएं हुई और खास बात यह है कि ये हेट स्पीच केवल इन अज्ञात आरएसएस से बिना जुड़े हुए संगठनों के नेताओं द्वारा नहीं दी गई। खुद इन हेट स्पीच देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर शामिल की, खुलकर भागीदारी की। चुनाव में मुसलमानों को घुसपैठिए तक कहा गया और इन 1165 हेट स्पीच की घटनाओं में तकरीबन 80% घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में घटी। मैं पहले बता चुका हूं कि गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है। 2023 से लेकर 25 तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लिंचिंग की कई घटनाएं हुई। पुलिस द्वारा मुसलमान युवकों को, मुसलमान छात्रों को और मुसलमानों को अपमानित करना, बेइज्जती करना, सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पुलिस मुसलमान को, नवाजी को लात मार देना, ये तमाम घटनाएं लोगों ने खुद ही देखी हैं वीडियो क्लिप्स के जरिए। उत्तर प्रदेश में और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश से ये परिघटना शुरू हुई है। बुलडोजर एक्शन के जरिए मुसलमानों का घर तोड़ना, दुकानों को अवैध बनाकर तोड़ना, खासकर दंगों के बाद में मुसलमान समुदायों में भय फैलाते हुए उनके अंदर ये भावना पैदा करना कि उनका काम केवल एक कोने में खड़े रहना है, देश के विकास में भाग लेना उनका काम नहीं है और अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की दावेदारी करने की मजाल तो उनकी होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह का संगठनों द्वारा जो नैरेटिव चलाया जाता है उसके बारे में दो तरीके से काम करता है। पहला तो यह है, जैसा कि मैंने कहा, कि वो चुप रहता है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और थोड़ी सी राजनीतिक हाय-तौबा मचने लगती है, तब संघ कभी-कभी इन संगठनों की आलोचना भी कर देता है। आपको ध्यान होगा, जिस वक्त गोरक्षक अपना तांडव नृत्य कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी तक ने उनकी एक आलोचना कर दी थी। एक ही बार केवल की अपने 11 साल के शासन में, और कहने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड पे दर्ज कर दिया था, हमने आलोचना की है। लेकिन उसके बाद से भी अभी तक कोई गोरक्षकों का तांडव इस देश में बंद नहीं हुआ है। जिस समय तमाम हिंदू संगठन मस्जिदों की खुदाई करने पर आमादा थे, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया था कि इस तरह के संगठन माहौल का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते हैं, लेकिन ये करना उचित नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने एक पवित्र सा उपदेश दिया था। जो संगठन ज्यादा हिंसक बातें बोलते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में कह दिया जाता है कि इस प्रकार की भाषा बोलना उन्हें शोभा नहीं देती, ये हिंदुओं का स्वभाव नहीं है। लेकिन कभी भी वो राजसत्ता पर कब्जा किए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये नहीं कहते कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और पहली बार भाजपा के अकेले बहुमत की सरकार बनी थी, तो तमाम सारे हिंदू संगठन काफी जोश में आ गए थे और उन्होंने सारे देश में चर्चों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई और भारत सरकार से ये कड़ाई से पश्चिमी देशों द्वारा कहा गया
ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पहलकदमी लेकर इस प्रकार की घटनाएं बंद करवाई। अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत लिया है। दिल्ली में जीत लिया है, दिल्ली में जीत लिया है, महाराष्ट्र में जीत लिया है, हरियाणा में जीत लिया है और बिहार में जीत लिया है। इससे हिंदू संगठनों को लग रहा है कि उन्हें फिर से जोश में आ जाना चाहिए। और इस बार कल क्रिसमस है, आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, कल क्रिसमस है और देश में कई जगह चर्चों के ऊपर पथराव हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो एक चर्च में हिंदूवादी घुस गए, उन्होंने नारेबाजी की, वहां प्रार्थना सभा चल रही थी। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से जब उनको वहां से निकाला गया तो बाहर खड़े होकर वहां पत्थर फेंकते रहे, कुर्सियां फेंकते रहे। अभी हरियाणा में हिसार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वो चर्च के सामने ही क्रिसमस के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको ध्यान होगा जिस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी इस देश में, उसमें हिंदुत्ववादी शक्तियां बड़ी कुंठित थीं। भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव लगातार हार चुकी थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति में गोटी लाल नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुत्ववादियों के एक गुट ने कई तरह की आतंकवादी कार्रवाइयां करने की योजना बनाई। इस पूरी प्रक्रिया को सैफरन टेरर के नाम से जाना जाता है। इस बात का आरएसएस ने बहुत बुरा माना कि उनके नाम पर यह सैफरन टेरर, भगवा आतंक उनके नाम पर चस्पा हो रहा है। इसलिए इनमें हम लोग जानते हैं कि इनमें मुकदमे चले, इनकी जांच हुई। स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुनील जोशी जो मारे जा चुके हैं, देवेंद्र गुप्ता, भवेश पटेल, इन सब लोगों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ पुराने लिंक थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक लगातार इससे इनकार भी करता रहता है। इस्लामिक आतंकवाद की प्रतिक्रिया में बम का बदला बम की विचारधारा से प्रेरित अभिनव भारत, जो एक पुराना टेररिस्ट रिवोल्यूशनरीज का एक संगठन था, उसका इस्तेमाल करके भगवा आतंक की प्रतिक्रिया संगठित की गई। आज ये सारे मुकदमे अदालत से छूट चुके हैं। इन सब लोगों को अदालत ने कहीं पर गवाहों के पलट जाने के कारण, कहीं सबूत न मिलने के कारण, कहीं सरकारों के हस्तक्षेप के जरिए इन सब लोगों को छोड़ दिया गया है। और इस मामले को उनका विचार ये है कि हमने पूरी तरीके से वक्त के कूड़ेदान में दफन कर दिया है। लेकिन अभी मैंने आपको शुरू में जिस वीडियो क्लिप का वर्णन दिखाया कि उसमें किस तरह की बात की जा रही थी मंच से, उसमें और जो भगवा टेरर की परिघटना यूपीए के शासनकाल में हुई थी, उसके अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है। उनके मुंह से जो भाषा निकल रही है वो उन्हीं बमों जैसी है जो उस वक्त चलाए गए थे। और याद कीजिए, उस वक्त चलाए गए बमों में कोई छोटे मोटे लोग नहीं मारे गए थे। उस समय चलाए गए बमों में, मेरे पास एक आंकड़ा भी है, 128 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी परिघटना है, कोई भी चाहे एक छोटा संगठन खड़ा कर सकता है। उसका नाम हिंदू रक्षा वाहिनी रख देगा, हिंदू युवा वाहिनी नाम रख देगा, हिंदू सेना नाम रख देगा, कुछ भी नाम रख देगा उसका, और उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि वो ढाबों में चला जाए, वहां पे काम करने वालों की उसका पैंट उतारो, हम चेक करेंगे कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो। कहीं से भी खड़े होकर एक हिंसक किस्म का वक्तव्य देगा, कहेगा हमें अपनी सरकार बनानी है। ये पूरा माहौल इस देश में लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रणनीतिक रूप से इस तरह का माहौल और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। हरदा की जो घटना है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इन लोगों को ना कानून की चिंता है, ना संविधान की चिंता है। पुलिस
उन्हें पुलिस हस्तक्षेप करेगी, उसके प्रति भी बेपरवाह हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं रहेगी, उस दिन ये देखा जाएगा कि इस तरह के संगठनों में कितना जोश है और ये कितनी जोरदारी के साथ तब इस तरह की बात कह पाते हैं, क्योंकि उस वक़्त इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज होगी और इनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।